हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इस बुक में आपके 3 ब्लॉक हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट ब्लॉक में 4 यूनिट है, सेकंड ब्लॉक में भी 4 यूनिट है और थर्ड ब्लॉक में भी आपकी 4 यूनिट, मतलब टोटल 12 यूनिट है जो हमें इस वीडियोस में कवर करना है। ठीक है, मैं सिर्फ एक वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर नहीं करूँ, मैं हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, तो टोटल आपकी 12 वीडियोस हो जाएंगी इस बुक के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इसमें जो हमारे टॉपिक है, फर्स्ट आपका इंट्रो रहेगा, सेकंड आपका है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, थर्ड है फंक्शंस ऑफ HR मैनेजर एंड फोर है स्ट्रेटेजिक HRM, मतलब आपकी HRM के स्ट्रेटेजीज क्या क्या रहेंगे। तो हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो फोकस होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे होता है। अब ये भी हमें पता है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक आप ह्यूमन की बात करो कि आपके ऑफिस में कोई भी जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सब अलग अलग कल्चर से आते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, जेंडर अलग होते हैं, एज अलग होती है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अलग होती है, वर्क एक्सपीरियंस उनका अलग होता है। जैसे कि हमें पता है कि हर एक व्यक्ति की जैसे पर्सनैलिटी अलग होती है, वैसे ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हर चीज़ डिफरेंट होती है। ओके, तो इसी चीज़ को लेके हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम HRM को मैनेजमेंट कर सकते हैं और HR को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कब कैसे हमें चेंजेस करने चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मेनली फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसके गोल्स हैं उनको हम अचीव करें। ओके, तो ये था इंट्रो। तो हम देखते हैं नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। अब HRM के नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या है कि पहला पॉइंट ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमें ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है कि जिनसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है उसको हम अचीव कर सकें। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रहता है। सेकेंड पॉइंट ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो जब हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो उससे हमें ना अपने गोल को अचीव करने के लिए मतलब जल्दी पहुंचते हैं। लाइक अगर आप रूल्स से रेगुलेशन से चलते हो तो आप कुछ भी आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है। थर्ड पॉइंट आता है कि आपका जो भी गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए कभी कभार हमें ना कुछ चेंजेस करने होते हैं। लाइक जो मेथड हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें टाइम के साथ मेथड्स को चेंज करना चाहिए, कुछ नए आइडियाज़ लेके आने चाहिए। तो वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है कि हम टाइम के साथ चीज़ों में चेंज लेके आए। अगर किसी मेथड को चेंज करने की हमारी रिक्वायर्ड रहती है तो हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में हमें एम्प्लॉयज़ के साथ और बातचीत करनी चाहिए कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप लोगों से बात करें। लाइक आप एम्प्लॉयज़ के साथ जब तक बात नहीं करोगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप नहीं जान पाओगे। तो एक ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते रहे, ताकि हमारा जो मेन फोकस है हम गोल को अचीव तभी कर पाते हैं जब हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके, लाइक बात कर सके कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सके। फिर उसका फोकस सिर्फ आपके गोल को अचीव करने में रहेगा। ओके, उसके बाद आता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तो हम 3 टर्म्स में तोड़ते हैं। जैसे ह्यूमन मीन्स कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप, मतलब आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन हम सेट करते हैं उसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो आपका काम करते हैं, वो हो गए ह्यूमन।
लाइक उसके बाद आता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब आपके एसेट्स हो गए, फाइनेंस हो गया, पीपल हो गए, और ये सारे एक मतलब ये सारे अवेलेबल रहते हैं एक लिमिटेड मैनर्स में, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या है कि जब तक आप चीज़ों को लेके, रूल्स रेगुलेशन को और चीज़ों को लेके मैनेज नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओगे। तो मैनेज करना भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, तो हम इन तीनों टर्म्स को ब्रोकन कर सकते हैं, और अगर ये तीनों साथ में रहते हैं तो हम अच्छे से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके। तो उसके बाद आता है कि हाँ, कि आपके मैनेजमेंट लाइक आपके 5 ऐसे मेन एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट आता है प्लानिंग। प्लानिंग में हमें पता है कि हम रूल्स मतलब रूल्स को डेवलप करते हैं, प्रोसेस हम देखते हैं कि हमें ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें चलते जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं ताकि हम भूलेंगे भी नहीं, और हम अपने प्लान को इसलिए डेवलप करते हैं ताकि हमें पता है कि ऐसा स्टेप बाय स्टेप कर चलते जाएंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि आप अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करते हो, अथॉरिटी डेलीगेट करते हो कि आपका मेन ये काम है, आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, आप इन सबको कोऑर्डिनेट करोगे। कम्युनिकेशन आप स्टेब्लिश करते हो, लाइक लोगों से बात करने के लिए आप जाते हो, एक ग्रुप बनाते हो, मीटिंग करते हो, तो वो सारे काम हम करते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स कि आप रिक्रूटमेंट निकालते हो, सिलेक्शन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हो, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करना, ये सारे काम हम स्टाफिंग में करते हैं। उसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग मीन्स आप मॉरल और मोटिवेशंस को इन्वॉल्व करते हो, हम लोगों को encourage करते हैं, हम टास्क देते हैं कि आप ये टास्क कंप्लीट कीजिए, हम आपको बोनस देंगे, तो वो encourage करना हो गया। और टाइम के साथ जिसने सबसे पहले कंप्लीट किया आप उसको बोनस दोगे तो उनको मोटिवेट मिलता है। तो हम ये सारे करते हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कि आप हम ये चीज़ें देखते हैं ना कि जो हमारा एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं और फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है और फिर जो एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आना चाहिए, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कुछ कंट्रोल करते हैं, लाइक अपनी क्वालिटी पे, अपनी सेल्स पे हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं ताकि हम लॉस में ना जाएं। तो ये हमारे 5 मेन एक्टिविटीज़ होती है जो हम मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है कि HRM का डेफिनेशन एज द इफेक्टिव सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बेस्ट अचीव द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द गोल्स एंड नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जैसे हमें पता है कि हम बहुत अच्छे से सिलेक्शन करते हैं, हम लोगों को यूटिलाइज़ करते हैं कि कैसे करना है, एंड हम अपना बेस्ट देते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। हम बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ करते हैं, प्लान्स करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमें गोल अचीव करना है वो हम कर सकें। तो ये एम्प्लॉयज़ का सबसे मेन फोकस तो यही रहता है कि उनको ज़रूरत होती है, उनकी ये नीड है कि उनको हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको गोल अचीव करना है। तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटजीज़, प्लान्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। उसके बाद आता है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। अब इसके HRM के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो पढ़ते हैं। पहला है सोशलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के अगर हम पार्ट्स और उसके पार्सल्स देखें, लाइक हम सोसाइटी के लाइक उसके पास मतलब सोसाइटी के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग करते हैं कि उनको क्या क्या ज़रूरतें होती हैं और उनको कौन कौन से चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो उसी से रिलेटेड हम बहुत सारे काम करते हैं।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि जो लोगों की सोसाइटी की जो ज़रूरतें होती हैं, उनकी जो उनसे रिलेटेड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उनको बहुत अच्छे से करें ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और इससे क्या हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो उनको बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता है अगर वो लोगों के लिए अच्छे से काम करते हैं। लाइक उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से होती है तो वो उनके लिए बेनिफिट रहता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं एचआरएम में कि उनको बहुत ध्यान में रखना होता है। लाइक उनको अपने माइंड में ये चीज़ें रखनी पड़ती है कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, और वो भी सिर्फ मतलब चीज़ों को लेके, लाइक ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को ही वो ध्यान में रख के लोगों का सिलेक्शन करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं कि कौन अच्छे से कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो बेस्ट दे रहा है तो उसको हम प्रमोट भी कर सकते हैं। वो अगर उनका वे अपना सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना बेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो हमारे जो बॉस है वो हमें और अच्छे से और अच्छी पोजीशन देंगे। तो वे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा ध्यान में रखते हैं। और आप जब भी आप देखते हो कि जब आप किसी जॉब कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है, तो वो आपकी उस कंपनी का जो भी काम होता है उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है ना कि आपको इस काम से रिलेटेड आपको पता है या नहीं। क्योंकि उनका तो यही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है क्या उनको वो फुलफ़िल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो उस टाइम पे दिमाग में रखते हैं। फिर थर्ड आता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जो होता है ना कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरत होता है कि हम इन फंक्शंस पे काम करें, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आपका ये काम होना चाहिए, हमें इन फंक्शंस को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। हम जैसे देखते हैं कि पर्सनल गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हमें इस तरीके से काम कराना चाहिए कि वो अपना मतलब एम्प्लॉयज़ को भी हम जैसे होता है ना कि हम जैसे उनको टास्क देखते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप ये टास्क अगर अच्छे से करते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, लाइक आपको बोनस मिलेगा, लाइक कुछ भी मिल सकता है, पोजीशन मिल सकती है आपको बड़ी वाली। तो ये चीज़ें देखते हैं तो वो इस वजह से होता है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए, हमारा प्रॉफिट रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आता है हमारा सेकंड टॉपिक, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे, उन बहुत सारे स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं, लाइक ट्रेनिंग करते हैं, देते हैं, करियर डेवलपमेंट सेटअप करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे मैनेजरल एक्टिविटीज़ में। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्हें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए तो अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक अच्छे तरीके से काम करे। एंड एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है हमें वो अचीव करना है। ठीक है, फिर आता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में क्या है कि हम जॉब एनालाइज को हम दो टर्म्स में डिवाइड करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स उसको हम बोलते हैं कि जो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ को
चलाते हैं, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स कि आपकी जो स्किल है, लाइक आपका जो एक्सपीरियंस है, वो उनको रिक्वायर्ड करता है। क्योंकि हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो इन दो कैटेगरी में डिवाइड करके लोगों को सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब ये तो हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मेन रोल प्ले करता है, और बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो वैकेंसी वगैरह निकालती हैं, वो वैकेंसी निकालती हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्म फिल करते हैं, फिर हमें वो बुलाते हैं, फिर वो हमारा सिलेक्शन लेते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, लाइक टेस्ट हो सकता है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल जो फॉलो करते हैं, लाइक वो सब होता है। फिर उसके बाद वो हमारा ग्रुप डिस्कशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होते हैं तो वो हमें सेलेक्ट कर देते हैं, वरना वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में क्या है कि बहुत एचआरएम, जैसे हम जानते हैं कि एचआरएम में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बार हेल्प होती है जब हम वर्क एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम उनको कुछ ना कुछ प्रोग्राम सेटअप कराते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ से ना हेल्प मिलती है कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं, तो उससे रिलेटेड वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये जैसे है कि ट्रेनिंग एंड, तो हमें पता है कि ट्रेनिंग हमारी टेक्निकल स्किल से रिलेटेड, बिहेवियर स्किल हो गए, इन सब चीज़ों में एम्प्लॉयज़ को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो और ज़्यादा बेटर वो उस चीज़ों में फ़िट हो जाए, ताकि उनको हेल्प मिले, कि उनको हेल्प मिलेगी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो और ज़्यादा वो अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि एक हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, नहीं, हम उस ट्रेनिंग के टाइम पे और हम उनको है ना मोटिवेट करते हैं और मॉरल्स लाइक बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं। उससे क्या होगा, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, उससे वो और ज़्यादा बेटर अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रिशियल। अब परफॉर्मेंस अप्रिशियल मीन्स ये होगा कि हम इसमें ना बहुत सारे अप्रिशियल मेथड्स यूज़ करते हैं। मतलब अप्रिशियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि प्रमोशन, डिमोशन, ट्रेनिंग, नीड्स, लाइक ये सारी जो ज़रूरत होती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनसे उनको मोटिवेट मिलता है कि वो और बेटर काम कर पाएंगे। फिर आता है लेबर रिलेशन। अब ट्रेंड यूनियन और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में ये चीज़ें बहुत रिक्वायर्ड होती है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ना कि मतलब एक दूसरे से बातचीत करें। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रेड यूनियन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है, लाइक एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देना, पे करना, ग्रीवेंस, मतलब हम जब इनको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते तो वो मतलब डिमोटिवेट रहते हैं, वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। जब उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए, लाइक उनको गिफ्ट्स वगैरह देने चाहिए, ताकि वे और ज़्यादा उनका रिलेशन अच्छे से हो हमारे साथ और वो बहुत अच्छे से काम करें, लाइक अपना और बेस्ट दें। फिर आता है कंपेशन एंड बेनिफिट्स। जैसे कि हमें पता है कि एचआरडी का बहुत ये एक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है जब हम उन्हें कंपेशन या फिर बेनिफिट्स वगैरह देते हैं किसी भी चीज़ से, जब वो अपना बेस्ट देते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर आता है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जब हम जैसे ईयर बाय ईयर का हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि हमने पिछले साल से और इस साल के में हमने कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, ज़्यादा कितना लॉस हमारा हुआ है, तो ये रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ओके। और वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी रहता है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ का भी देख सकते हैं कि उसने पिछली बार अच्छा किया था या अब की बार अच्छा किया है, या अब की बार उसने अच्छा नहीं किया लेकिन पिछली बार हमने रिकॉर्ड चेक किए तो उसने बहुत अच्छा किया था। तो ये रिकॉर्ड रखना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्ट्रेटजीज HRM। अब जैसे कि हम जानते हैं
पहले तो एक डेफिनेशन दी हुई है, इस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम एंड पॉलिसीज डेट हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है जब हम कोई भी प्रोग्राम या फिर पॉलिसी वगैरह डेवलप करते हैं। एक वो एक प्रोसेस सेटअप हो जाता है जिससे HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में मतलब स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम सारी चीज़ें चलते जाते हैं, लाइक हमने जो प्लान किया है उसको हम फॉलो करते जाते हैं, तो वो एक हमारा अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। ठीक है, जैसे अब हमें देखना है कि मतलब स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहती है HRM के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में फंक्शंस होते हैं जो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लाइक एक दूसरे से मिक्सन हो जाते हैं। अब जैसे अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्कैनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स कि एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे लीगल सिस्टम्स हो गए, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कल्चर एक्सेप्ट्स, मतलब आपके जो सारे लीगल सिस्टम्स को चेक करना, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या नहीं है, टेक्नोलॉजी जो अब जैसे इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है कि लोगों को जो हमारे एम्प्लॉयज़ों को टेक्निकली सारी नॉलेज है या नहीं है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। इंटरनल फोर्सेस में आता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, और SWOT को मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन सबको एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज़ को मॉरल मोटिवेशन करना, लेबर रिलेशन हमारा कैसा है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में ये जो फेस है ना, लाइक एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब इसमें क्या है ना कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब बहुत सारे लाइक हमारी हेल्प करता है, लाइक क्वालिटी देखना, रेट्स देखना, कस्टमर सर्विस देखना। लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को देखता है कि हम कितने कैपेबिलिट है, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कितना अच्छे से लाइक काम करते हैं, उनको चेक करना, लाइक उनको देखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा गोल अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ों को डेवलप करना, ताकि वो हम जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लाइक हम मतलब कॉम्पिटिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लाइक एक दूसरे को कॉम्पिटिव करवाना, ताकि फिर उनको हमें ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए ना मतलब एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ HRM स्ट्रेटजीज। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला आता है लर्निंग एज सोशलाइजेशन। अब प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि आप उनकी कॉम्पिटेंसी को डेवलप कर सको, बल्कि हमें उनके वैल्यूज़ और बिलीव्स भी हमें बताने चाहिए कि आपको ये जो आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स है आपको इनको भी फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिवॉल्व इनफॉर्मल लर्निंग। अब इसमें क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि हम इनडायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, लाइक मैनेजर के साथ। मतलब फोकस ये होना चाहिए कि आपके अंदर जो अवेयरनेस है ना वो हमें लेके आनी चाहिए, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ को लर्न कर सको। हमें लोगों के लिए जो करियर डेवलपमेंट होता है लाइक एम्प्लॉयज़ के लिए, वो हमें डेवलप करना चाहिए, ताकि वो हम उनसे बात कर सके, वो हमसे बात कर सके, प्रॉब्लम्स शेयर कर सके, तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। फिर आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं कि अब इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्योंकि हम देखते हैं कि अब सोशल कैपिटल मीन्स लाइक ये होता है कि आपका नेटवर्क रिलेशनशिप कैसा है बाहर के साइड लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन का जो बाहर लोगों के साथ कैसा रिलेशनशिप है हम वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ लोग हमें डेवलप करनी चाहिए। एंड
फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एम्पावर्ड इनफॉर्मल लर्निंग। ये स्ट्रेटजी जो है वो हमारी हेल्प करती है कि हम सोशल कैपिटल को डेवलप करें, कि हम लोगों के साथ हम अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। फिर आता है हमारा फोर्थ स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचआर स्ट्रेटजीज। अब हमें ऐसे पॉलिसी प्लान्स वगैरह हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ताकि एक एम्प्लॉय ना उसको पता रहे कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो एक अच्छे से करे। लाइक उसको ये होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आपका रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो रूल्स या स्ट्रेटजीज प्लान वगैरह किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, और हमें ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए एफिशिएंसी तरीके से। मोटिवेशन स्किल्स हमें देनी चाहिए, लीडरशिप हमें स्किल उनको देनी चाहिए। लाइक ये सारी स्किल्स कम्युनिकेशंस ये अच्छे से होना चाहिए और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट होना चाहिए इफ़ेक्टिव तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट हमारी स्ट्रेटेजी आती है मॉनिटर एंड एवल्यूएशन। ये जो एक्टिविटी है, लाइक जैसे कि हम जो भी गोल या फिर स्टैंडर्ड्स परफॉर्म्स करते हैं तो उनको हमें चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि वो सही से है या नहीं है। मेज़रमेंट करना चाहिए लोगों के परफॉर्मेंस को कि वो किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। लाइक होता है ना कि कई बार कुछ लोग गोल अचीव तो कर लेते हैं बट वो गलत तरीके से करते हैं, लाइक उनका जो वे होता है वो बहुत गलत होता है, तो वो चीज़ भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे स्ट्रेटजीज़ के, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो इग्नू से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।